आप लोगों को मालूम है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो 2022 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसमें हिस्सा ले रही है। और आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मकबूलियत से तमाम सियासी जमात के लोग मजलिस से घबराए हुए हैं और मजलिस पे एक लंबे समय से बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और 75 सालों से मजलिस के ताल्लुक़ से या मजलिस जैसी जो भी मिली क़यादतें इस मुल्क के अंदर खड़ी करने की कोशिश की गई, ऐसे पार्टियों के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जाती है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन या जो भी मिली क़यादतें रही हैं उनसे सेकुलर वोटों में बंटवारा होता है या ऐसी मिली क़यादतों की वजह से बीजेपी जैसी कम्युनल पार्टियों को फ़ायदा पहुंचता है या ये सेकुलर पार्टियों को हराने के लिए बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम करती हैं। इस तरीके के बेबुनियाद आरोप पिछले 75 सालों से इस मुल्क के सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी के लोगों ने मिली क़यादत पे लगाने की हमेशा नाकाम कोशिश की है। लेकिन आज हमें देख रहे हैं कि इस तरीके के इल्ज़ाम मजलिस के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं। तो कभी हमने गौर व फिक्र किया, कभी सोचा कि इस मुल्क के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जब भी मिली क़यादत को खड़ी करने की कोशिश की गई तो एक ही तलवार से हमेशा वार किया जा रहा है, एक ही हथियार से हमेशा वार किया जा रहा है। और उसके बाद भी हम इस बात को समझ नहीं पा रहे, इस बात को हम तहकीक नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर इस इल्ज़ाम के पीछे की साजिशें क्या हैं। दरहकीकत साथियों, ये फर्जी सेकुलर पार्टियों की एक मंशा है इस मुल्क के अंदर कि मुसलमानों की कोई अपनी क़यादत न खड़ी होने पाए, क्योंकि अगर मिली क़यादत कोई खड़ी होती है तो मज़हब की बुनियाद पे नहीं, किसी जात और फ़िरके की बुनियाद पे नहीं, बल्कि हक़ व इंसाफ की बुनियाद पे काम करेगी और सबका हक़ अदा करने का काम करेगी। लेकिन अगर हम इनको रोकने में कामयाब रहे और हम इनकी क़यादत को मजबूत होने से रोक दिए हम, तो हमारी जो ये सियासत लंबे समय से चल रही है ये आगे मुस्तकबिल में इसी तरीके से जारी रहेगी। लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं किया इसके पीछे जाने की, इसकी तहकीक करने की, और बार बार हम इस बहकावे में आ जाते हैं। और आपने गौर व फिक्र किया होगा, पिछले 75 सालों से अगर आप इस तारीख पे नज़र डालेंगे तो ये पाएंगे कि जब जब चुनाव का समय आता है, चुनाव के लम्हे जब करीब आते हैं, तो इस तरीके के इल्ज़ाम लगाने वालों की एक बाढ़ सी आ जाती है। आपको बताऊं साथियों, दर हकीकत इसके पीछे एक लंबी साजिश रही है और सिर्फ और सिर्फ ये रही है कि आपकी क़यादत खड़ी ना हो पाए। आप सोचिए कि जो शख्स आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसी शख्सियत पे इल्ज़ाम लगाने की नाकाम कोशिश की जा रही है, आप बहैसियत मुसलमान भी अपने आप से एक सवाल करें कि जो शख्स इतना परहेज़गार है, जो शख्स नमाज का पाबंद है,
जो शख्स तहज्जुद का पाबंद है, जो शख्स इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम कर रहा है, क्या वो शख्स किसी ऐसी कम्युनल ताकतों से मिल करके कोई साजिश कर सकता है? तो यकीन तौर पे आप पाएंगे कि इसके पीछे सिर्फ अफवाह है, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने का काम किया जाता है। आज आप खुद सोचिए, कुरान शरीफ में भी इरशाद है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि अगर कोई बात आप तक पहुंचती है और उस बात को पहुंचाने वाला के बारे में आप पता करें और उसको बिना तहकीक किए आप यकीन न करें। आप देखिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद की सरजमीन पे लंबे समय से कामयाब होते आ रहे हैं और आज आप हिंदुस्तान का सर्वे करेंगे, सबसे खुशहाल और तालीम याफ्ता मुसलमानों की अगर आप मालूमात इकट्ठा करेंगे तो बिलाशुबह आज इस मुल्क के अंदर सबसे खुशहाल, सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता अगर कहीं का मुसलमान है तो शहर हैदराबाद का है। शहर हैदराबाद का मुसलमान जब एक लंबे समय से तहकीक किया, एक लंबे समय से परखने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लगातार कामयाब करने का काम कर रहा है, तो जो शख्स उनके करीब है उसने जांचा, परखा, तहकीक किया और हम इतने दूरी पे बैठने के बाद बिना किसी सबूत के, बिना किसी तहकीक किए हुए हम उनके बहकावे में आ जाते हैं और ऐसे इल्ज़ाम को लगाने वालों की बातों में आ कर के अपने वोटों का बंटवारा कर देते हैं। आप बताइए कि इस मुल्क के अंदर जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो इस मुल्क के अंदर दो सियासी जमातें काम कर रही थी, दो जहनियत के लोग काम कर रहे थे। एक जनसंघ के लोग थे, एक कांग्रेस जैसी जमात थी। जब तमाम सेकुलर जहनियत के लोग कांग्रेस के साथ थे और उस वक्त से जनसंघ को हराने का काम किया जा रहा है, तो आखिर बीजेपी आज इक़्तिदार की गद्दी पे कैसे बैठ गई? आपने कभी सोचा? अगर आज की तारीख में आप देखेंगे कि कांग्रेस से अलग होकर के तमाम लोगों ने अपनी अपनी जात बिरादरी के हिसाब से, अपने इलाके के हिसाब से पार्टी बनाई, तो सेकुलर वोटों में बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन जब वहीं कोई एक उर्दू नाम वाला जब मिल्ली क़यादत को खड़ी करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर वोटों को बांटने वाला या बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने वाली टीम के तौर पे जाना जाता है। तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उसको तहकीक करें कि इसके पीछे की हकीकत क्या है। अब माजी में जा कर के ऐसी तमाम जमातें आईं इस मुल्क के अंदर। मुस्लिम मजलिस के ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगाया गया, नेलोपा के ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगाया गया। और दूसरी एक अहम बात, जो लोग आज ये इल्ज़ाम लगाने का काम कर रहे हैं तो उनसे भी आप एक सवाल करिए कि आखिर आपने इन 75 सालों में जब आप इक़्तिदार की गद्दियों पर बैठते तो क्या इस मजलूम लोगों का आपने हक अदा किया? क्या इस मजलूमों के कोई मसाइल को हल करने के लिए आपने काम किया, कोई जद्दोजहद किया? तो आप पाएंगे कि यकीनी तौर पे आपके साथ इंसाफ नहीं किया गया। जब आपके साथ इंसाफ नहीं किया गया तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसी क़यादत की बुनियादों को मजबूत करने का काम करें जो तमाम मजाहिब से ऊपर उठ करके सारे इंसानियत के लिए और इस मुल्क में रहने वाले सभी शहरियों के लिए काम करने का काम करे। और हमारा मकसद भी यही है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद यही है कि हम मजहब से ऊपर उठ करके सभी हक वाले का हक अदा करें, किसी जात बिरादरी के हिसाब से काम न करें, जिसका जो हक है उसके हक को देने का काम किया जाए।
आज मजलिस इसी पे काम कर रही है और आप देखेंगे कि इल्ज़ाम लगाने वाले किस तरीके से धराशायी हो रहे हैं और मजलिस कामयाबी की बुलंदियों पर चढ़ रही है। यकीनी तौर पे इसमें उन नौजवानों का हाथ है जो बिना किसी लालच के, बिना किसी के बहकावे में आए हुए और बिना किसी भरम में पड़े हुए मजलिस के लिए दिन रात मेहनत करके मजलिस को बुलंदियों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। यकीन जानिए साथियों, ये 2022 का इलेक्शन बड़ा अहम इलेक्शन है। इसमें हमको किसी के बहकावे में नहीं आना है, हमको अपनी क़यादत को मजबूत करना है। हमारा अगर 10 कमरे के मकान बनाने की प्लानिंग है तो हम एक बार में 10 कमरे नहीं बना सकते, कम से कम रहने के लिए 2 कमरे तो बनाएं। 2 कमरे बनाने का काम करें। अगली बार फिर हम और बढ़ाएंगे अपने कमरों की तादाद को। तो इसी दिशा में हमको आगे बढ़ना है और अपने लोगों को कामयाब करना है। यकीन जानिए कि इस बार इंशाअल्लाहुल अज़ीम विधानसभा में मजलिस की नुमाइंदगी होगी और उसके बाद यहाँ की आवाम महसूस करेगी कि यकीनी तौर पे मजलिस जैसी जमात की हुकूमत यहाँ होनी चाहिए। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है साथियों कि जिनकी जहाँ जिम्मेदारी लगाई गई है, बिलखुसूस मैं अपने जनपद के तमाम मजलिस के कारकुनान, ओहदेदारान सबसे गुजारिश करूँगा कि जिसकी जहाँ ड्यूटी लगाई गई है, जिस गांव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन गांव की जिम्मेदारी को पूरा करें। वहाँ पे जाकर के मजलिस के पैगाम और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नीतियों के बारे में और मजलिस की नीतियों के बारे में लोगों को बता करके मजलिस के हक़ में वोट करने की और मजलिस के हक़ में दुआ करने की अपील करें और मजलिस को इस जनपद के अंदर एक मजबूत क़यादत के रूप में खड़ा किया जाए। यकीन जानिए साथियों, एक तनहा शख्स इस काम को मुकम्मल नहीं कर सकता जब तक पूरे लोग एक यूनिट की शक्ल में काम न करें। तो आप तमाम साथियों से गुजारिश है कि वक्त को देखते हुए जब तमाम लोग अपनी अपनी जमातों को मजबूत करने में लगे हुए हैं और तमाम मुखालिफ जमातें सिर्फ आपके ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, आपकी क़यादत को खड़ी होने से रोकने की दिशा में काम कर रही हैं, तो उस वक्त नौजवानों आपके कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने का काम करिए, मजलिस को मजबूत करिए, अपने अखलाक से, अपने किरदार से मुतासिर करिए लोगों को और इतना मुतासिर करिए कि इस महाराजगंज जनपद में अगर कोई सबसे मजबूत सियासी जमात हो जो इंसाफ करने वाली जमात के तौर पे जानी जाए, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो। इंशाअल्लाहुल अज़ीम साथियों, बहुत जल्द दोबारा आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा और तमाम अहम मुद्दों पे आपसे दोबारा गुफ्तगू करूंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।